वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम एक खास प्रकार का उदाहरण ले रहे हैं। इसमें हमसे सवाल कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में विकर्ण का मध्य बिंदु उसके सभी शीर्षों यानी वर्टिक्सों से समदूरस्थ होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। यानी ये खास क्यों है? खास इसलिए है कि इसमें हमसे ये कहा गया है कि सिद्ध करना है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसका विकर्ण, समकोण त्रिभुज का विकर्ण कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, हम जानते हैं। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाला जो कोण भुजा होती है उसको हम कहते हैं विकर्ण या कर्ण या हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, HYPOTENUS, हाइपोटेनियस, ठीक है, इसको विकर्ण बोलते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है कि विकर्ण का ये जो कर्ण है इसका मध्य बिंदु मान लीजिए P है। विकर्ण का मध्य बिंदु यानी P जो है इस समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, यानी शीर्ष नंबर 1 इसको मान लीजिए A बोल दें हम, शीर्ष नंबर 2 यानी इसको B बोल दें, और शीर्ष नंबर 3 यानी इसको C बोल दें। तो ये A, B, C तीनों बिंदुओं से ये P की जो दूरी है ये बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। अब ये स्पेशल इसलिए हो जाता है ये सवाल क्योंकि हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक नहीं दिए गए हैं। अगर बिंदुओं के निर्देशांक दिए होते तो आसान होता। अब जब हमें बिंदुओं के निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसका एक सिंपल तरीका ये है कि इस त्रिभुज को, जो त्रिभुज हमसे कहा गया है, इस त्रिभुज को हम किस पे बना लेते हैं? निर्देशांक तल पे बना लेते हैं। जो कार्टेशियन सिस्टम है उसके हिसाब से इसको बना लेते हैं, और x और y निर्देशांकों के x और y जो हमारे अक्ष हैं इनके ऊपर इसकी दो भुजाओं को हम ले लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा?
ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें कुछ निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। कैसे प्राप्त हो जाएंगे? देखिए, जैसे ही इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को हमने x और y एक्सिस के बराबर रखा, के ऊपर रखा, तो देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हो गया। बिंदु B के निर्देशांक प्राप्त हो गए 0,0, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं, वो होते हैं 0,0। ठीक है। इसी तरह A बिंदु का भी हमें निर्देशांक प्राप्त हुआ। A बिंदु किस पर मौजूद है? y एक्सिस पर, y एक्सिस पर, y एक्स पर। और y एक्स पर जो बिंदु मौजूद होता है उसका हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट की जगह तो 0 लिख दिया और y कोऑर्डिनेट की जगह y लिख दिया। ठीक है। इसी तरह से C बिंदु को देखिए, C बिंदु किस पर है? x एक्सिस पर। अब x एक्सिस पर है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट तो x ही मान लो और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कार्टेशियन सिस्टम में फिट करने पर ये जो समकोण त्रिभुज है इसके हमें शीर्ष प्राप्त हो जाते हैं, कुछ निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है? देखिए, पहले तो हमें क्या करना है, इसमें दो बातें करनी है। सबसे पहले तो हमें ये जो P बिंदु है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु के हमें क्या ज्ञात करने हैं? कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करने। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है, हम जानते हैं। ये x कोऑर्डिनेट और दूसरा x कोऑर्डिनेट, इन दोनों को जोड़ दो, यानी 0 प्लस x, 0 प्लस x मतलब x/2, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, y प्लस 0/2, y प्लस 0 कितना हो गया? y हो गया, तो y/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त हो गए x/2, y/2, ये हमें प्राप्त हो गए। P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होने के बाद में अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हम जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा? d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इस डिस्टेंस फार्मूले के आधार पर हम A से P के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे। A से P के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इसी के साथ में फिर हम ज्ञात करेंगे P से C के बीच की दूरी, P से C के बीच की दूरी, और उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे ये जो B से P के बीच की दूरी, B से P के बीच की दूरी। क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है कि A शीर्ष से, A बिंदु से P की दूरी, C बिंदु से P की दूरी और B बिंदु से P की दूरी ये समान है। तो AP, PC और BP हम डिस्टेंस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है। और ज्ञात करने पर अगर तीनों दूरियां सेम आती हैं तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध होता है। ठीक है। तो हम ज्ञात करके देखते हैं। देखिए, AP ज्ञात कर रहे हैं, A से P तक की बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, वो देखिए x2 - x1, x2 - x1, तो x2 इसको मान लेते हैं, x1 इसको मान लेते हैं। तो x2 - x1 का मतलब है x/2 माइनस x1 यानी 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है? y/2, y/2 माइनस y1, y1 कितना है? y/2 माइनस y का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूले में रख दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होगा, इसका अंडर रूट, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से जब हम PC ज्ञात करेंगे, तो PC को देखिए,
P के कोऑर्डिनेट क्या है, x/2, C के कोऑर्डिनेट क्या है, x और 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए x2 यानी x माइनस x1 यानी x/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 यानी y/2 इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो हमें वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये इधर तो प्राप्त हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस इधर प्राप्त हो जाएगा हमें y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब BP ज्ञात करेंगे हम। जब BP हम ज्ञात करेंगे तो BP में क्या होगा, B और P दोनों कोऑर्डिनेट देखिए आप, तो इसको x2 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ 0 0 है। ठीक है, B का जो निर्देशांक है वो तो 0 0 है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। तो यहाँ पे जब दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 0 हैं तो बड़ी आसानी से कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए जब मूल बिंदु वाली बात आती है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर, x क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, x/2, तो x/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा, डायरेक्ट ही आ गया ये। तो हम देखते हैं कि AP A से P के बीच की दूरी, A क्या है, वर्टेक्स है त्रिभुज का, P क्या है, मध्य बिंदु है। तो A से P के बीच की दूरी बराबर P से C के बीच की दूरी यानी ये वाली, और B से P के बीच की दूरी। ये सारी दूरियां क्या आ रही हैं हमारे पास में, ये आ रही हैं x²/4 प्लस y²/4 ये आ रही। ठीक है, इसका मतलब ये सिद्ध होता है, समदूरस्थ है, प्रूव्ड। यहां पे लिख सकता हूं प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड या सिद्ध होता है। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कोई भी आयत है, आयत का मतलब राइट एंगल। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स ईच अदर। कोई भी आयत है, कोई भी रेक्टेंगल है, उसकी विकर्ण यानी बीच के ये होते हैं विकर्ण, ये और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है कि हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु है वो समान है। मध्य बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो समान है, मध्य बिंदु के निर्देशांक समान आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या यह है कि जो आयत हमें हमें कहा गया है, इस आयत के हमें कोई निर्देशांक हमारे पास में मौजूद नहीं है। इसके कुछ निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हम इस आयत को क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बना लेते हैं, निर्देशांक तल के ऊपर बना लेते हैं, यानी x और y एक्सिस इस रूप में बना लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में हमने बना लिया है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन। अब ऐसा करने से हमें क्या होता है, कुछ निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ओरिजिन के निर्देशांक क्या प्राप्त होंगे, 0, 0। ओरिजिन को O ही लिख देता हूं, इसको, इस बिंदु को O लिख देता हूं। ठीक है, इस बिंदु को कुछ भी लिख सकते हैं अपन, O इसको लिख दूंगा, इस वाले बिंदु को लिख देता हूं P, इसको लिख देता हूं Q और इसको लिख देता हूं R। ठीक है, अब O बिंदु के निर्देशांक तो हमें प्राप्त हो गए 0, 0, क्योंकि O क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु है।
इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, हम जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से आर बिंदु कहाँ पर है, वाई एक्स पे है, वाई एक्स पे। और वाई एक्स पे जो बिंदु होता है उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या खास बात होती है, वाई एक्स पे अगर बिंदु है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से पी बिंदु को देखते हैं, पी बिंदु कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स अक्ष पर है। और एक्स एक्सिस पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, उसका वाई निर्देशांक 0 होता है, यानी एक्स निर्देशांक तो एक्स लिख देंगे, वाई निर्देशांक 0 लिख देंगे, ठीक है। अब बचा क्यू बिंदु का कोई सा भी निर्देशांक हमें पता नहीं है, इसलिए हम एक्स कोमा वाई इस तरह से इसको लिख देते हैं, ठीक है। यानी हमें कुछ निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। जैसे ही हमने इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाया, इस रेक्टेंगल को, इस आयत को, तो हमें कुछ निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें सिर्फ ये करना है कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू का मध्य बिंदु जो पी है, इसके निर्देशांक और आर पी जो है, आर पी इसका जो मध्य बिंदु है ये, इसके निर्देशांक दोनों सेम है, ये सिद्ध करना है हमें। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ओ क्यू के विकर्ण, यहां लिख देता हूं मैं कर्ण या डायगोनल, ओ क्यू का के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कैसे निकलेगा, देखिए x निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हम जानते हैं, बड़ी आसान है कि दोनों के x x निर्देशांक को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, तो x निर्देशांक निकल जाएगा, x और x। तो x निर्देशांक दोनों क्या है, एक तरफ x है, एक तरफ 0 है, तो x + 0 यानी x/2। इसी तरह y निर्देशांक कैसे होगा, y + 0 यानी y + 0 यानी y/2। तो ये आ गया हमारे पास में इसके निर्देशांक। इसी तरह से दूसरा जो कर्ण है हमारा, दूसरा डायगोनल जो है हमारा, दूसरा हाइपोटेनस बोल सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं, डायगोनल बोल सकते हैं। दूसरा डायगोनल जो है कौन सा, पी आर, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे हम। देखिए कैसे निकालते हैं, ये x और ये x, दोनों xों को जोड़ लेते हैं, यानी 0 + x यानी x/2। ये तो x हो गया हमारा x निर्देशांक। अब y निर्देशांक को जोड़ लेते हैं, y और ये y, तो y + 0 y/2, y/2। तो हमारे को देखिए दोनों के निर्देशांक सेम है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि ओ क्यू व पी आर दोनों के निर्देशांक सेम है, दोनों के निर्देशांक, दोनों के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक समान हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि किसी आयत के विकर्ण, किसी आयत के डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किसी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को, ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लास्ट में लाइन लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अन्य प्रकार का उदाहरण और बताते हैं आपको। देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A 7, -3, B 5, 3 व C 3, -1 से गुजरने वाले माध्यकों की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष A से, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के बात हमें क्या करना है,
फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसमें हमसे कहा गया है, इसको समझ लें हमें कहा क्या गया है, करना क्या है। कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम रख दिया हमने ए बी और सी, ठीक है। और इस त्रिभुज के हमें क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 7, -3, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 5, 3 और सी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 3, -1, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि इसके जो माध्यक हैं उनकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी मीडियन की लंबाई ज्ञात करनी। माध्यक का मतलब क्या हुआ, ए बिंदु से मान लीजिए हम ऐसे लाइन खींच दें जो इस सी बी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी सी बी का मध्य बिंदु ये जो है, इसको मान लीजिए हम पी लिख देते हैं। तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी, ए पी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब अगर हमें ए पी की लंबाई ज्ञात करनी है, इस माध्यक की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें पी के निर्देशांक मालूम होने चाहिए, पी के निर्देशांक मालूम होने चाहिए। अब पी के निर्देशांक कैसे मालूम चले, देखिए सी और बी के निर्देशांक हमें मालूम है, और सी और बी क्या है, पी क्या है, इस सी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, क्योंकि माध्यक बोल रहे हैं ना हम, मीडियन बोल रहे हैं ना, तो ये मध्य बिंदु है, सी बी का मध्य बिंदु है। इसलिए क्योंकि ये जो पी है, पी चूंकि पी सी बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, अतः P के निर्देशांक, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, निर्देशांक क्या हो गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम, देखिए x को और इधर वाले x को जोड़ लेते हैं, x कोऑर्डिनेट को 5 और 3 8, उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, 8/2, 8/2, एक तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y को और इस y को जोड़ लेते हैं, -1 और -1 और +3, -1 और +3 का मतलब 2/2, 2/2, यानी कट करके ये 1 आ जाएगा, ये कट करके 4 आ जाएगा, 4 और 1, यानी निर्देशांक पी के क्या आ गए हमारे पास में, 4, 1, ये पी के निर्देशांक आ गए हमारे पास, ठीक है। अब जब पी के निर्देशांक हमारे पास में आ गए, ए के निर्देशांक हमारे पास में हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये तो होता है। अब इसमें देखिए इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं, और फार्मूले के हिसाब से इसको फिट कर देते हैं, मान रख देते हैं। x2 - x1, x2 यानी 4, 4 में से x1 यानी 7, इसको घटाया और स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1, y2 क्या है 1, 1 में से y1 यानी -3, -3 को घटाया तो -3 माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3, उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी इधर क्या हुआ, 4 में -7 में से 4 गए तो कितने बच गए, -3 बच गए, इसका स्क्वायर, प्लस इधर देखिए 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर, ये अंडर रूट, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी क्या आ गया हमारे पास में 25 का स्क्वायर, 25 का रूट, 25 का रूट कितना होता है 5, यानी AP की जो लंबाई आई वो कितनी आ गई 5 आ गई, 5 आ गई। इसी तरह से अगर हमसे C से और यहाँ पे कोई माध्यक डलवा करके इस तरह से पूछे तो हम इनको भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी बिंदु हो सकता है, Q मान सकते हैं, हो सकता है इससे माध्यक इधर डलवा सकता है, इधर R बिंदु हो सकता है कोई, उसको भी हम निकाल सकते हैं,
पैटर्न समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, फिलहाल इसमें एक ही ज्ञात करना था इसलिए हमने एक ज्ञात कर लिया। अगर ज़्यादा भी करने हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद में डिस्टेंस फार्मूला लगा करके और इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि किसी वृत्त का केंद्र 2,3 है, केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं हमें। यदि उसके व्यास का एक सिरा, व्यास यानी डायमीटर, उसका एक सिरे के निर्देशांक -1,2 हों तो दूसरा सिरा ज्ञात कीजिए। सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 2,3 इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर इज -1,2 फाइंड द अदर एंड। मतलब हमसे क्या कहा गया है कि कोई वृत्त है, कोई सर्किल है, उसका जो सेंटर है उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,3, सेंटर के निर्देशांक हमें दे रखे। और कहा गया है कि यदि उसके व्यास का मतलब इसके बीच में से लाइन, व्यास बोलते हैं इसको, परिधि, दोनों वृत्त की परिधियों को, सरकमफेसेस को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो कि सेंटर में से होकर जाती है, केंद्र में से होकर के जाती है, उसको हम व्यास या डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिरा मान लीजिए ये ए है, एक सिरा तो हमें दे दिया -1,2 और दूसरा सिरा हमें मालूम नहीं है। दूसरा सिरा हमसे पूछा गया, मान लीजिए ये है x, y, इसके निर्देशांक हैं x, y। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है कि x और y की वैल्यू क्या है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ए, इसको दूसरा बिंदु को मैं बी लिख देता हूं, बी, और बीच में जो सेंटर है इसको सी लिख देता हूं, सी। ठीक है, देखिए ए से सी के बीच की दूरी और सी से बी के बीच की दूरी ये बराबर होगी। बराबर क्यों होगी? क्योंकि दोनों की दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी ए से सी के बीच की दूरी और सी से बी के बीच की दूरी ये बराबर होंगी। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक ही समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दोनों समान वृत्त की, समान सर्किल की रेडियस हैं, त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या हैं, रेडियस हैं। और समान वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं, जितनी भी रेडियस होती हैं, वो सारी की सारी बराबर होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक वृत्त और उसमें त्रिज्याएं अलग अलग हों। एक वृत्त में जितनी भी रेडियस होंगी, जितनी भी त्रिज्याएं होंगी, वो सब बराबर होती हैं। तो ये तो बराबर हो गई। अब बराबर हैं इसका मतलब ये इन दोनों का अनुपात क्या है? 1:1। इसका मतलब सी जो बिंदु है ये इस डायमीटर का, इस व्यास का मध्य बिंदु है। ए बी जो भुजा है इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है इसका मतलब अगर मध्य बिंदु का फार्मूला हम लगाते तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है? y = y1 + y2/2 ये होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के हिसाब से अगर हम फार्मूले में मान को रखें तो देखिए मध्य बिंदु में देख क्या दे रखा है? x कोऑर्डिनेट क्या है? 2, तो x की जगह पे हमने 2 लिख दिया। = x1 किसको मानेंगे हम? इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो x1 यानी -1 प्लस x2 यानी ये x2 मानो ये x/2। ठीक है, इसी तरह y की बात करते हैं। y की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, तो y की जगह पर 3 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। = y1। ठीक है, तो y1 किसको मानेंगे? 2 को। ये y1 हो गया हमारा।
तो 2 प्लस y2, y2 क्या है, y बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, -1 प्लस x बराबर 4, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5, x की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह से y की वैल्यू देखो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस y बराबर 6, और y बराबर 6 में से 2 गया तो 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी इससे, y बराबर 4 आ जाएगी। तो x बराबर 4 आ गई, y बराबर क्या आ गई, 5 आ गया। तो यानी ये c के जो थे x की वैल्यू, x और y दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास में। x की वैल्यू क्या आई, 5, और y की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो यही हमें दूसरा सिरा ज्ञात करना था, ये हमारा हो जाएंगे आंसर। ठीक है, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और डिफरेंट प्रकार का सवाल लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1,2, 0,1 और 2,-1 हों तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझने की ज़रूरत है। इसमें हमसे कहा गया कि कोई त्रिभुज हमें दिया गया है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, इसको लिख सकते हैं ABC, ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक हमें नहीं दिए गए हैं। उनके निर्देशांक मान लीजिए हमारे पास में A के निर्देशांक हैं x1, y1, B के निर्देशांक हैं x2, y2, x2, y2, और C के निर्देशांक हैं x3, y3। ये हमें मालूम नहीं है, इनकी वैल्यू मालूम नहीं है। हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है इनकी मध्य भुजाओं के बिंदुओं के निर्देशांक, यानी A और C के बीच का जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक कितना है, A और B के बीच का कितना है, और B और C के बीच का कितना है। ठीक है, तो A और B से हम शुरू करते हैं। A और B, इन दोनों के बीच में जो बिंदु है इसको मैं लिख देता हूं P। P के निर्देशांक हमें बता रखे हैं मध्य बिंदु के 1,2। ठीक है, फिर AC, यानी AC के बीच में जो मध्य बिंदु है इसको मैं लिख देता हूँ Q। इसके निर्देशांक हमें बता रहे हैं 0,-1। ठीक है, और फिर BC के बीच में जो बिंदु है इसको मैं लिख देता हूँ R। R के निर्देशांक हमें बता रखे हैं 2,-1। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, और हमें क्या करना है, हमें जो शीर्ष हैं, जो वर्टिक्स हैं, उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसके आधार पर। फार्मूला क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का, हम जानते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये x निर्देशांक हो गया, ये y निर्देशांक हो गया, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से हम चलेंगे। तो देखिए फार्मूला लिख देता हूं मैं, x निर्देशांक हमें ज्ञात करना है तो हमें लिखना पड़ेगा x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, और अगर y निर्देशांक हमें ज्ञात करना है तो y ज्ञात करना है तो y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरह से करना है। ठीक है, अब देखिए x की बात करते हैं, पहले x निर्देशांकों की बात करते हैं। सबसे पहले p की बात कर रहे हैं। p की वैल्यू क्या है, x निर्देशांक में देखिए 1, बिंदु p की बात कर रहे हैं, बिंदु p की बात कर रहे हैं। तो बिंदु p में क्या हो गया, x की जगह पर तो हम 1 लिख देंगे,
x की वैल्यू तो 1 आ गई, और x1 और x1 ये है और x2 ये है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में समीकरण क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 प्लस x2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समीकरण बन गया x1 प्लस x2 बराबर 2। ये समीकरण बन गया हमारे पास में, एक समीकरण बन गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करेंगे q की, p की बाद में q की बात कर रहे हैं। q में x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट की जगह पे 0, तो 0 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, देखिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेटर को जोड़ो, x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 बाई 2। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 प्लस x3 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। इसी तरह से तीसरा समीकरण देखो, अब r को निकालते हैं। r को जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू क्या है, r में x की वैल्यू वो है 2, तो 2 x की जगह पे तो 2 लिख दिया, बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये x2 और x3 से जुड़ा हुआ है, तो x2 प्लस x3 बटा 2, ऐसा करने पे आया ये। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 बराबर कितना आ जाएगा, 4, ये हमारा तीसरा समीकरण आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से 3 समीकरण हमें y वाले भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से करके देखें, चलो करके देख लेते हैं, y वाले भी करके देख लेते हैं। सिंपल, देखो y की बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहले p की बात करेंगे, p वाले की y में, तो देखिए y क्या है, 2, तो 2 इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 कितना है, y1 प्लस y2 बाई 2, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या समीकरण आ जाएगा हमारे पास में, y1 प्लस y2 बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 समीकरण आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अब q की बात कर रहे हैं, q वाले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, q में क्या है, देखिए q में y कोऑर्डिनेट क्या है, -1, तो लिखेंगे -1 इक्वल्स टू, -1 कैसे आएगा, ये y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ गया, y1 प्लस y3 बराबर -2। ठीक है, इसी तरह से अब r की बात करते हैं, r में y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो r का y कोऑर्डिनेट क्या है, -1 इक्वल्स टू, ये -1 कैसे आया, ये y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, इन दोनों को जोड़ा, उसमें 2 का भाग लगा दिया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण क्या आ जाएगा, y2 प्लस y3 बराबर -2, ये समीकरण आ गया हमारे पास में। तो 3 समीकरण हमें x के प्राप्त हो गए, 3 समीकरण हमें y कोऑर्डिनेट के लिए प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, तीनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं, x वाले को भी जोड़ देते हैं, y वालों को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो x वालों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x वालों इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा, और x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, इन सबको जोड़ दो, 4 और 2 6। इसी तरह से y वाले में भी हो जाएगा, y में क्या हो जाएगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा,
और वही y1 प्लस y2 प्लस y3, और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, -4 -4, वो -2 -2 -4, और ये 4 जुड़ करके 0 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब क्या करना है, अब अगर x1 x2 और x3 इन तीनों की वैल्यू हम ज्ञात करें तो 6 में 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 6 में 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास में x1 x2 x3, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया, 3। इधर हमारे पास में क्या आ गया, y1 प्लस y2 y प्लस y3 बराबर 0, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। ये आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4, मान लो इनको, समीकरण 4, इधर 4 मान लो, ये भी समीकरण नंबर 4 मान लो इस साइड में। ठीक है, अब हमारे को आगे क्या करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। समीकरण 1 और 2 को लेते हैं, पहले 1 और 2 को। अब 1 और 2 को लेते हैं, देखो 1 में क्या लिखा हुआ है, सॉरी 1 और 4 को लेते हैं। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 बराबर 2 है, यानी x1 और x2 की जगह पे मैं 2 लिख दूं। मान लीजिए अब x1 है, यहाँ पे लिख दूं मैं कहीं पे, समीकरण 1 और 4 से, यानी समीकरण 1 में दे रखा है x1 और x2 को 2 वैल्यू लिख दूं, तो यानी x1 और x2 की जगह मैं अगर 2 वैल्यू रख दूं तो x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, आई नहीं आई, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए x कोऑर्डिनेट में हमारा चौथा समीकरण क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, क्या आया था हमारे पास में। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा चौथा समीकरण क्या आया था, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण चौथा तो ये है हमारे पास में ही, अब समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। समीकरण 1 में हमें क्या दे रखा था, समीकरण 1 व 4 से। अब समीकरण 1 में क्या था हमारे पास में, x1 प्लस x2 बराबर 2, यानी x1 और x2 का मान 2 दे रखा था। अगर हम समीकरण 4 में x1 और x2 की जगह पे 2 लिख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 प्लस x3 बराबर 3, और x3 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, x3 की वैल्यू वो आ जाएगी 5। ठीक है, x3 की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास में। अब क्या करना है हमें, सॉरी 5 नहीं आई, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 3, जब 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा इधर जा करके, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। ठीक है, x3 की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करना है, समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में हमें दे रखा है x1 प्लस x3 बराबर 0, और x3 की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 बराबर, जब x3 की जगह पर हम 1 लिख देंगे तो क्या होगा, ये पक्षांतर होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी माइनस का 1 बन जाएगा, तो x1 बराबर ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण नंबर 3 की, समीकरण 3 की। ठीक है, तो समीकरण 3 के अंदर क्या करते हैं, देखिए समीकरण 3 में क्या दे रखा है हमें, x2 प्लस x3 बराबर 4। ठीक है, और x3 की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी, 1, x3 की वैल्यू हमने निकाल ली 1, तो यानी क्या हो गया, x2 प्लस 1 बराबर 4, और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगी। तो हमें तीनों x कोऑर्डिनेट मालूम चल गए,
तीनों x कोऑर्डिनेट मालूम चल गए। x1 की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई -1, x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, x2 की वैल्यू 3, और x3 उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो y कोऑर्डिनेट देखिए, ये y की बात कर रहे हैं, ये चौथा समीकरण हमारे पास में लिखा हुआ है। ठीक है, अब समीकरण सेम उसी तरह से समीकरण 1 व 4 के अनुसार, तो समीकरण 1 क्या है y कोऑर्डिनेट का, क्या था, अभी अभी आपने लिखा होगा उसको, वो था हमारा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर लिख भी देते हैं अपन, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 में क्या था, y1 प्लस y2 बराबर 4 था, तो y1 प्लस y2 जगह हमने 4 लिख दिया, तो 4 प्लस y3 बराबर 0। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तो y3 बराबर कितना आ जाएगा, y3 बराबर -4 आ गया, तो y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। तो y3 कहाँ पर आएगा हमारा, ये y3 आ गया यहाँ पे -4। ठीक है, ये हमारा A बिंदु था, ये B बिंदु था, और ये हमारा C बिंदु था, तो C के कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखिए क्या करना है हमें, समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 y कोऑर्डिनेट में समीकरण 2 क्या था हमारा, y1 प्लस y3 बराबर -2, ये हमारा समीकरण 2 था। ठीक है, अब ये जो समीकरण 2 है, इसके अंदर देखिए y3 की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, y1 फिर -2, y3 की वैल्यू रखनी है कितनी, y3 की वैल्यू कितनी है -4, तो y3 की वैल्यू रख देता हूँ -4, तो -4 बराबर -2। ठीक है, अब पक्षांतर करूँगा तो क्या आ जाएगा, y1 बराबर कितना आ जाएगा, y1 बराबर कितना आ जाएगा पक्षांतर करने पे, -2 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी y1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से समीकरण 3 की बात करें। समीकरण 3 में क्या था हमारे पास में, y2 प्लस y3 बराबर -2, ये था हमारे पास में। अब y3 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है -4, तो वापस से वो का वही कर दिया, y2 -4 बराबर -2 और y2 बराबर -2 + 4, यानी फिर से आ गया 2। ठीक है, यानी y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में -4, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और y1 की वैल्यू आ गई 2, y1 कौन सा था हमारा, ये 2, और y2 की वैल्यू भी आ गई 2, वो भी यहाँ लिख दिया। तो तीनों जो वर्टिक्स थे उनके x और y कोऑर्डिनेट जो हैं, तीनों शीर्षों के x और y कोऑर्डिनेट हमने ज्ञात कर लिए हैं, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, a कोऑर्डिनेट कौन से वे, a शीर्ष के, a नंबर का जो शीर्ष है a, उसका तो -1 और 2 हो गए, b के हो गए 3 और 2, और c के हो गए 1 और -4, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मध्य बिंदुओं से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं शीर्षों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं, कुछ उदाहरण लेने जा रहे हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का शब्द इस्तेमाल होगा, वो है केंद्रक या सेंट्रॉइड। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि केंद्रक या सेंट्रॉइड क्या होता है। देखिए, कोई भी त्रिभुज है, उसके शीर्षों से अगर हम माध्यक खींच दें, मीडियन खींच दें, यानी उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु तक एक इस तरह से मीडियन खींच दें, तीन मीडियन खींचे जा सकते हैं, तीनों वर्टेक्स से ए बी सी। बी से हमने मान लो बी पी खींच दिया, सी से हम मान लीजिए कोई भी वर्टेक्स खींच सकते हैं, ये कोई भी
मीडियन खींच सकते हैं। मीडियन का मतलब है जो ए बी भुजा को, सामने वाली जो भुजा है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, और ये तीसरा जो बिंदु है, तीसरा शीर्ष है, इससे भी एक मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया। अब केंद्रक किसे कहते हैं, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? देखिए, ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अगर हम मीडियन खींचें तो वो तीनों के तीनों जो मीडियन हैं, तीनों के तीनों जो समद्विभाजक हैं, वो एक बिंदु पर मिलते हैं। और ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम केंद्रक या सेंटरॉइड कहते हैं। त्रिभुज का केंद्रक या सेंटरॉइड कहते हैं। इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से। केंद्रक को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, सेंट्रॉइड को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से। अब ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये क्या करता है, प्रत्येक माध्यक को, जो भी माध्यक है उसको 2:1 में, 2:1 में, किसमें, 2:1 में, इस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। ये जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, ये प्रत्येक माध्यक को 2:1 में विभाजित करता है, बांटता है। ठीक है, अब जब भी हमें कोई ये कहे कि हमें सेंट्रॉइड ज्ञात करना है, तो सेंट्रॉइड ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, सेंट्रॉइड के निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करने हैं, यानी निर्देशांक मतलब x और y का मान ज्ञात करना है हमें सेंट्रॉइड के, g के। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है उसको हम याद कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें सेंट्रॉइड का निर्देशांक ज्ञात करना है तो देखिए, कुछ नहीं करना होता है, जो भी त्रिभुज हमें दे रखा है उसके जो तीनों शीर्ष हैं उनके x कोऑर्डिनेटों को जोड़ देते हैं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3। मान लीजिए इस शीर्ष के x कोऑर्डिनेट हैं x1 और x2, सॉरी y1, x1 और y1। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, और c के कोऑर्डिनेट हैं x3 और y3। और हमें केंद्रक के लिए कहा जाए, सेंट्रॉइड ज्ञात करना हो, तो कुछ नहीं करना, इन तीनों शीर्षों के जो x कोऑर्डिनेट हैं उन तीनों को हम जोड़ देते हैं, यानी x1 को, x2 को और x3 को, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं और उसमें 3 का भाग लगा देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह तीनों y कोऑर्डिनेट्स को हम जोड़ देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3, और उसके अंदर 3 का भाग लगा दें तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये तो बात हो गई कि सेंट्रॉइड या केंद्रक हम कहते किसको हैं, और सेंट्रॉइड या केंद्रक हम ज्ञात कैसे करते हैं, और ये किस अनुपात में किसी भी माध्यक को बांटता है। ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल करते हैं, जैसे इसी सवाल को हम लेते हैं। देखिए, इसमें हमसे कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक ए बी और सी, ये त्रिभुज है, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1,2, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0,-1, और इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,-1। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो सेंट्रॉइड बनेगा उसके निर्देशांक यानी जी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, एक्स या वाई हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। केंद्रक के निर्देशांक का फार्मूला लिख देते हैं हम, g इक्वल्स टू, इसका फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो पहले तो हम देखिए इसको निकाल लेते हैं, x1 x2 और x3। x1 क्या है 1, प्लस x2 क्या है 0, प्लस x3 क्या है 2, और बाई 3, y1 y2 y3। y1 क्या है 2, प्लस y2 क्या है -1, प्लस y3 क्या है -1 बाई 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 और 1 3, 3 बाई 3 करेंगे तो 3 को 3 से काट देंगे, 1 आ जाएगा।
कॉमा इधर क्या होगा देखिए, ये 2 माइनस 1 और माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3। तो 2 में से ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 हो गए, इधर हमारे प्लस के 2 हो गए, तो आ गया 0। और 0/3 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी केंद्रक के जो निर्देशांक हमारे पास में आए, सेंट्रॉइड के जो निर्देशांक हमारे पास में आए वो आ गया 1,0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना तो बहुत आसान है। तीनों x निर्देशांकों को जोड़ दो, उसमें 3 का भाग लगा दो, तीनों y निर्देशांकों को जोड़ दो, उसमें 3 का भाग लगा दो, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट हमें केंद्रक के प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ। देखिए इस उदाहरण में भी केंद्रक की बात होगी। इसमें हमसे सवाल कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक 3,2 -2,1 और x, y हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक और त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 5/3 और -1/3 हो तो x, y ज्ञात कीजिए। यानी हमसे सवाल ये कहा गया है कि कोई त्रिभुज है, इसका a कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 3,2, a शीर्ष, a वर्टिक्स, a शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं 3,2, b जो शीर्ष है हमारा, b जो वर्टिक्स है उसके निर्देशांक दे रखे हैं -2,1 और c जो निर्देशांक c जो वर्टिक्स है उसके निर्देशांक हमें मालूम नहीं है, वो x, y दे रखा है। लेकिन हमें केंद्रक यानी सेंट्रॉइड जो है यानी g जो है इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 5/3 -1/3, ये हमें दे रखे हैं। और अब हमसे कहा गया है कि इस C बिंदु के जो है निर्देशांक बताइए, x, y ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी अभी जो हमने सवाल किया था उसमें तीनों शीर्षों के हमें निर्देशांक दिए थे और फिर हमसे पूछा था कि बताइए सेंट्रॉइड या केंद्रक के निर्देशांक क्या हैं। अब हमको 2 तो शीर्षों के दे दिए और 1 केंद्रक का दे दिया और पूछा कि तीसरे शीर्ष के निर्देशांक बताइए। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है? फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है हमारा? जी को ज्ञात करने का, सेंट्रॉइड को ज्ञात करने का, जी इक्वल्स टू क्या होता है? जी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है, और इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये g बराबर ये x कोऑर्डिनेट ज्ञात करने का, ये g बराबर y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने का। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर हम वैल्यू रख देते हैं जो कि हमें ज्ञात है। देखिए इस प्रश्न के हिसाब से g के बराबर क्या दे रखा है हमें x कोऑर्डिनेट के अंदर? 5/3, 5/3, 5/3 बराबर x1 x2 प्लस x3। तो x1 क्या हो गई? 3 प्लस x2 कितना हो गया? -2 और प्लस x3 कितना हो गया? वो x हो ही गया बाई 3। ठीक है, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। y की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें सेंट्रॉइड में? -1/3, तो -1/3 इक्वल्स टू y1, y1 कितना है? 2 प्लस y2 कितना है? 1 प्लस y3 कितना है? y अपॉन 3। ठीक है, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पहले तो ये देखते हैं अपन। ये है 3 - 3 और ये -2 यानी 1 प्लस x, ये हो गया हमारे पास में 5/3 बराबर 1 प्लस x बाई 3, ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा देखिए, -1/3 बराबर 3 प्लस y/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। इसको किया तो क्या हो गया? 3 प्लस 3x बराबर 15। ठीक है, और इधर क्या आ गया? इधर आ जाएगा
3 3 9 प्लस 3y बराबर -3 बराबर -3। ठीक है, अब देखिए 3x है, 3x बराबर क्या हो जाएगा 15 - 3 यानी 12। x बराबर क्या हो जाएगा 12/3 यानी 4। तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी ये x कोऑर्डिनेट है, आ गया 4। अब y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। देखिए अब 3y बराबर -3 और उधर जाकर ये -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो कितना हो गया -9 और -3 माइनस के 12, तो y बराबर -12/3 यानी काटेंगे तो -4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो x आ गया हमारा 4 और y आ गया -4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। फार्मूला हमें ध्यान होना चाहिए, बस उस फार्मूले में बस मान रखना है, हमें कुछ नहीं करना, और फिर सॉल्व करना तो हम जानते ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।